इस वीडियो में आप यूपी टेट 2019 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। यदि आप यूपी टेट 2019 प्रश्न पत्र के सभी पार्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। पहला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो होता है अपेक्षित होना। यहाँ पर देखेंगे पहला हेतु, यह प्रयोजन का एक समानार्थी शब्द है क्योंकि हम लोग बोलते हैं मैं इस प्रयोजन हेतु जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा देखेंगे लक्ष्य, अपेक्षित होना यानी कि उस लक्ष्य के बारे में बात की जा रही है तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द लक्ष्य भी है और उद्देश्य भी एक तरीके से आप देखेंगे कि लक्ष्य से यानी कि जो अपेक्षित है उससे संबंधित है। तो पहला दूसरा तीसरा सभी प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन जो नियोजन शब्द है उसका अर्थ होता है प्लानिंग करना या फिर योजना बनाना। तो यहाँ पर 31वें का ऑप्शन नंबर 4 नियोजन सही उत्तर होगा क्योंकि समानार्थी शब्द नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न है, रिजु का विलोम शब्द है। देखिए रिजु मतलब होता है सीधी रेखा। आप देखते होंगे रिजु कोण आपने पढ़ा होगा, 180 अंश के कोण को रिजु कोण कहा जाता है, ठीक है। तो सीधी रेखा का उल्टा क्या होगा, वक्र होगा, यानी कि 32वें का ऑप्शन नंबर 4 वक्र सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है दूसरा, जो कि क्रमवाचक विशेषण बोला जा रहा है, जो कि सही है क्योंकि पहला दूसरा तीसरा एक तरीके से क्रम बताता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है ढाई, जो कि अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल सही है क्योंकि पूर्णांक सभी गिनती की जो भी संख्या होती है जो कि पूर्ण रूप से होती हैं। ढाई में आप देखेंगे कि दो संख्या पूर्ण है और आधा जो संख्या वह अपूर्ण है, इस वजह से ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है जो कि सही है। तीसरा दिया गया है 26, जो कि पूर्णांक बोधक है। जैसा कि मैंने बताया जो संख्याएं पूर्ण रूप से होती हैं, कंप्लीट होती हैं, उनको पूर्णांक बोधक विशेषण कहा जाता है। और चौथा दिया गया है वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, जो कि ऑप्शन गलत है क्योंकि वह नौकर में वह में विशेषण है जो कि सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो चौथे में वह नौकर में सार्वनामिक विशेषण है, जिसकी वजह से चौथा ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध की बात की गई है। तो 33वें का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। ऑप्शन नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम सही उत्तर होगा क्योंकि आप का मतलब यहाँ पर स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। 34वें का ऑप्शन नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए ये एक विवादित प्रश्न था यूपी टेट 2019 के प्रश्न पत्र का, जिसको लेकर के मामला माननीय कोर्ट तक भी गया था। इसमें जो आयोग के द्वारा उत्तर माना गया है वह संतान को माना गया है। संतान को इसलिए क्योंकि संतान शब्द जो है वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में आपसे पुल्लिंग की बात की गई है तो आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर के रूप में संतान यानी ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है। 36वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। सबसे पहले मधुशाला प्रकाशित हुई थी, उसके बाद मधुबाला, उसके बाद मधु कलश और सबसे अंत में निशा निमंत्रण प्रकाशित किया गया था, यानी कि 36वें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 37वां प्रश्न है, सुमेल कीजिए। पहला है हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि 1910 में आयोजित किया गया था। दूसरा काशी नगरी प्रचारणी सभा जो कि 1893 में। इस प्रश्न में विकल्प में थोड़ा सा मिसप्रिंट था। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, उसके लिए एक ही विकल्प बचता है 1918 का, लेकिन यह जो समिति थी वह 1936 में आयोजित की गई थी, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है 1918 ना होकर के 1936 होना चाहिए। और इन सब के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 CAB इसका सही उत्तर होगा। 38वां प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही उत्तर है। 39वां है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। तो ये प्रभा खेतान की है। 39 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 40वां प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। तो यह वाक्य रैदास का है। ऑप्शन नंबर 3 40वें का सही उत्तर होगा। 41वां प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। देखिए राम आम खाता है, यहाँ पर राम जो है कर्ता है, उसकी प्रधानता है, इसकी वजह से यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। 41वें का ऑप्शन नंबर 3 कर्तृवाच्य सही उत्तर है। 42वां प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। देखिए जब एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए पानी शब्द 3 बार यूज किया गया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून।
लेकिन यहाँ पर मोती, मानस और चून तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग यूज किया गया है। पहला मोती जो है उसके लिए पानी का मतलब चमक से है, ठीक है, और मानस यानी मनुष्य के लिए पानी का मतलब उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा से है। और तीसरा चून, चून का मतलब चूना भी लिया जा सकता है, और कुछ जो हिंदी के ज्ञाता हैं उनको आटा के रूप में भी चून को परिभाषित करते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे कि आप चूना या फिर आटा बिना पानी के उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर तीनों शब्द मोती, मानस और चून के लिए पानी का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। 42वें का ऑप्शन नंबर 3 श्लेष सही उत्तर है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 अंगना सही उत्तर होगा। 44वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन नंबर 3 सन्निधि इसका सही उत्तर है। 44वें का ऑप्शन नंबर 3। 45वां प्रश्न था, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है कि अगर किसी संप्रत्यय में अभ्यर्थी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के आने का क्या कारण है उसको निवारण किया जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 समस्याओं के कारणों का सही पहचान इसका सही उत्तर होगा। 46वां प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? कारक चिन्ह में या फिर पर होने पर वहां पर अधिकरण कारक और विभक्ति सप्तमी होती है। तो यहाँ पर प्रश्न में यूज किया गया है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अधिकरण कारक सही उत्तर होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 47 और 48 दिए गए गद्य पर आधारित है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप गद्य ना पढ़ें बल्कि उसमें दिए गए प्रश्नों को एक नज़र से देख लें, ताकि जब आप गद्य पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को आप ध्यान में रखते हुए उसका उत्तर तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी को उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि संसार के सारे वाद सीमित हैं, ठीक है, संसार के सारे वाद किस पर सीमित है आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। आप चलिए गद्य को पढ़ते हैं और उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। देखिए पहले प्रश्न पूछा गया था कि संसार के सारे वाद सीमित हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा लाइन कि राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं, ठीक है, संसार के सारे वाद राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक क्षेत्र तक, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक क्षेत्र सही उत्तर होगा। आगे पढ़ें। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। उपयुक्त गद्यांश पढ़ने के बाद से आपको आइडिया लग जाएगा कि 48 का ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को गांधीवाद का आधार बताया गया है, सही उत्तर होगा 48 का ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे 49वें प्रश्न की। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 2 धर्मवीर भारती सही उत्तर है। 50वां प्रश्न है, प्लुत स्वर कौन सा है? देखिए उच्चारण में लिए गए समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हर्ष स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दूसरा दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, और तीसरा होता है प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में ओम जो लिखा हुआ है उसमें जो ऊ लिखा हुआ है जो 3 टाइप का है, उसका मतलब ये होता है कि उसके पहले वाला जो भी होगा उसको 3 मात्रा के समय तक उच्चारण करेंगे। जैसे कि हम जब बोलते हैं ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओ को थोड़ा लंबा खींचते हैं, ओ, फिर म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 3 उच्चारण के समय के बराबर ओ को हम लोग खींचते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, इसी को प्लुत स्वर कहेंगे। तो 50वें का ऑप्शन नंबर 1 ओम सही उत्तर होगा। बात करेंगे 51 प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कि संस्कृत से हूबहू ले लिए गए हैं, लेकिन तद्भव उन शब्दों को कहा जाता है जो कि संस्कृत में उनका उच्चारण कुछ अलग तरीके से होता था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि होने की वजह से उन शब्दों को तद्भव कहा जाता है। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 देखेंगे तो ये सभी संस्कृत के वर्ड हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वह संस्कृत के वर्ड में थोड़ा सा विकार उत्पन्न हो गया है। संस्कृत में
क्षेत्र होता है और उसी का तद्भव रूप खेत दिया गया है, यानी 51 का ऑप्शन नंबर 1 खेत सही उत्तर होगा। 52वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो ऑप्शन नंबर 2 धड़ाम सही उत्तर होगा। 53वां प्रश्न है, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो हम लोग बोलते हैं कि छछूंदर के सर पर चमेली का तेल नहीं बहाता है, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर 2 अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना सही उत्तर होगा। 54 प्रश्न पूछा गया था, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ऋक प्लस वेद सही उत्तर होगा। इसमें व्यंजन संधि होगा। अगर किसी व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन का मेल होता है तो उस व्यंजन का तीसरा वर्ण, यानी कि जैसे आप देखेंगे ऋक में क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग होगा। आप पढ़ें क ख ग, तीसरा वर्ण क्या हो रहा है? ग हो रहा है, तो क जो है वह ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे ऋग्वेद में आधा ग जो है वह क को परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि व्यंजन संधि के नियम के अनुसार क का तीसरे वर्ण में ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो 54वें का ऑप्शन नंबर 1 ऋक प्लस वेद सही उत्तर होगा। 55 प्रश्न है, आप बीती शब्द में समास है। देखिए आप बीती का जब आप पूरा अर्थ निकालेंगे तो होता है अपने पर बीती, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द है उसका विलोप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास, क्योंकि जब किसी कारक चिन्ह का लोप होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर जैसे कि आप पढ़े होंगे कि अधिकरण कारक में या फिर पर कारक चिन्ह होता है, और यहाँ पर का विलोप होने की वजह से तत्पुरुष समास अधिकरण कारक की वजह से होगा। 55 का ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास सही उत्तर है। आगे के 2 प्रश्न दिए गए पद्य पर आधारित हैं। चलिए पद्य को जल्दी से पढ़ लेते हैं। वर्दंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतिन माल अनमोलन की घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बच्चे की कुंडली, जो कान में कुंडल पहनते हैं वो, और उनके गले में जो मोतियों की माला है और लट जो उनके मुख पर लटक रही है, इन सब का वर्णन किया गया है जो कि वात्सल्य से प्रेरित है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि इस पद्यांश में कौन सा रस होगा? तो इसमें वात्सल्य रस होगा। 56 का ऑप्शन नंबर 1 वात्सल्य रस सही उत्तर है। 57वां प्रश्न पर है, उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट लाइन में तुलसी वर्ड का यूज किया गया है। आप देखेंगे कि पहले के जो कवि होते थे कहीं ना कहीं अपना नाम उसमें जरूर इंक्लूड कर देते थे, तो यहाँ पर भी तुलसी लिखा हुआ है। तो इसके रचनाकार कौन है, इनके कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 तुलसीदास सही उत्तर होगा। बात करेंगे 58वें प्रश्न की, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? देखिए जो स होता है उसका उच्चारण स्थान दंत्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 स दंत्य सही उत्तर है। 59वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध की बात की जा रही है। पहला है हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, जो कि सही है, ठीक है। दूसरा है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। देखिए महाप्राण किसे कहते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, जैसे क वर्ग में दूसरा वर्ण कौन सा है? ख, और चौथा कौन सा है? घ है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है दूसरे ऑप्शन में कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो आप ख के बाद सीधे घ नहीं बोलते हैं, ख के बाद ग का उच्चारण करते हैं, उसके बाद घ का उच्चारण करते हैं। तो 2 महाप्राणों का उच्चारण एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही अशुद्ध है, इसलिए 59 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प शुद्ध है? पहला बोला जा रहा है कि करता है, ठीक है, लड़का करता है, सही उत्तर है। दूसरा है पुल्लिंग है, देखिए लड़का है तो ऑब्वियसली पुल्लिंग ही होगा। तीसरा एक वचन है, ये भी सही उत्तर है, क्योंकि मेरे लड़के की बात की जा रही है। अगर मेरे लड़कों की बात की जाती तो वहाँ पे बहुवचन होता है, ठीक है। और चौथा है बहुवचन, जो कि गलत है, क्योंकि मेरे लड़के एक वचन की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रश्न में आपसे विकल्प अशुद्ध के बारे में बात की गई थी, इस वजह से 60वें का ऑप्शन नंबर 4 बहुवचन सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट 2019 के हिंदी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही यूपी टेट 2019 के
पेपर के अन्य पार्ट्स के कंप्लीट सोल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।